देखिए स्टूडेंट, अब किसी एक कैपेसिटर को लेकर हम लोग कंपेयर करते हैं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। इस पे एच सी वर्मा क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये मान के चलना है कि मैं एच सी वर्मा का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन देखा है तो वहाँ पे अगर इस चीज़ को डील नहीं करेंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सोचने में आप लोग से बन जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए पहले हम लोग क्यू कांस्टेंट रखते हैं। चार्ज क्या हो गया, क्यू कांस्टेंट का आवाज़ जा रही है एवरीवन। तो चार्ज कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर चुके हैं फुली और उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए, मतलब उस पर चार्ज अब वहाँ से जा नहीं सकता है, चार्ज को वहाँ पे ही रहना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जिससे चार्ज हुआ वो पावर सोर्स को हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑफ कर चुके हैं। तो पहले एक कैपेसिटर लेते हैं, क्यू कांस्टेंट है इस केस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो आता है कि सर कैपेसिटेंस है, तो ठीक है, कैपेसिटेंस तो यही रहेगा एप्सिलॉन ए बाई डी, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो मतलब ये मेरा क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उसके बाद स्टूडेंट यू कितना रहेगा, तो बताए थे आपको कि पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर का 3 फार्मूला हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो बेटर रहेगा कि आप इसको यूज कीजिए, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पे एक हिंट दिया था कि तो E इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस 2C0। थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना, जहाँ पे सिग्मा नॉट क्या है, जहाँ पे सिग्मा नॉट है बोलना है। चार्ज डेंसिटी कहाँ का ये इम्पॉर्टेंट है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर प्लेट बोलने का मतलब डिफॉल्ट में पॉजिटिव प्लेट, ओके, कैपेसिटर प्लेट। और VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, इस प्लेट का नाम ए देते हैं, इस प्लेट का नाम बी देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूँगा, मैं 4 बजे से क्लास ले रहा हूँ, तो उस क्लास को मैं जो भी एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनिक आपका चल रहा था उसको मैं कंपनसेट कर लूँगा दोपहर में किसी दिन क्लास लेकर, ठीक है। क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा तो और भी खराब हो जाएगा। एटलीस्ट कंटिन्यू जो क्लास है वो तो चलते रहे। एक आध दिन और रेस्ट लेने का कोशिश कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन रेस्ट लूँगा तो ठीक हो जाएगा, रेगुलर क्लास लेते रहूँगा। तो VA माइनस VB कितना रहेगा,
तो वी ए माइनस वी बी के लिए आप ये भी तो कर सकते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, एक फार्मूला था ना, C इक्वल टू क्यू बाई वी, देन V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी नॉट, राइट। तो ये सारा क्वांटिटी हम लोग निकाले हैं जो यूजुअली हम लोग से पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ए पूछा जाएगा, लॉजिक देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ़ चार्ज इज कीपिंग कांस्टेंट और इसी कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया जाए, हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, ओके, तो कौन कौन सा क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा और कम होगा या ज़्यादा होगा। कम होगा तो गया कहाँ, और कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ, राइट। एक क्वांटिटी को लिख लीजिए। अब देखिए Q माइनस Q, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने इस कैपेसिटर पे चार्ज को इंक्रीज नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू हेडिंग चार्ज उतना ही है, राइट। बट इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब बताइए पहला क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, पहले वाला ही रहेगा या के टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। व्हाट अबाउट वी ए माइनस वी बी, तो सर वी ए माइनस वी बी के लिए हम लोग को अब क्यू बाई सी लिखना पड़ेगा, राइट। क्यू बाई सी नॉट या क्यू बाई सी, यस क्यू बाई सी, तो क्यू बाई के सी नॉट। और अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो ये वी ए माइनस वी बी का अगर नाम हम लोग वी नॉट दे दें, वी नॉट, तो आपको नहीं लगता कि ये वी नॉट बाई के हो गया। अगर इसका नाम वी नॉट दे रहे हैं, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ चार्ज इज कीपिंग कांस्टेंट, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, आफ्टर इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पीछे वाले मतलब जो पहले से था उसके रेस्पेक्ट में के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। आपके सामने है, करेक्ट एवरीवन। देखिए इसका नाम मैंने क्या बोला है, थोड़ा आप लोग बोलते रहिएगा। इसका नाम आप लोग क्या बोले हैं, क्यू बाई सी नोट को वी नोट, राइट। तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नोट बाई के हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो पकड़ में आ जाएगा ना, या ऐसा क्वेश्चन अगर एचसी वर्मा में मिलेगा तो बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन को ही मैं डील कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम से ज़्यादा हुआ बट पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम से कम हो गया, बट किस केस के लिए, व्हेन चार्ज इज कीपिंग कांस्टेंट के लिए। उसके बाद व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि ए फार्मूला अप्लाई करने का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा, क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी नोट या क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। और सी कितना है, के सी नोट, राइट। और भाई इसको अगर माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी नोट इंटू वन बाई के लिख सकते हैं। और अगर इसका नाम यू नॉट दे दिया जाए तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो पोटेंशियल या स्टोर था उसके रेस्पेक्ट में तो के टाइम्स कम हो गया, राइट। तो सर कम क्यों हो गया, तो भाई के का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा ऑलवेज, ये राइट, पिछले क्लास के रेस्पेक्ट में। तो जो पोटेंशियल ये डिक्रीज कर गया एंड वी नो दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय,
तो लॉस होकर गया कहाँ, आगे पढ़ाएंगे लॉस होकर गया कहाँ। लॉस होकर कहीं जाता नहीं है। यहाँ देखिए होता ही है ना कि अगर कैपेसिटर का प्लेट है पैरेलल प्लेट और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला कर छोड़ दी जाएगा, सिर्फ छोड़ देना है, खुद से पुल कर लेता है, ये वर्क कर देता है। ठीक है, तो भाई अगर मेरे पास एनर्जी और मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि सुपरमैन है कि एनर्जी आता रहेगा। तो जितना मैंने एनर्जी गेन किया और मैंने वर्क किया, राइट, तो जो एनर्जी स्टोर था इन फॉर्म ऑफ फैट, वो तो बर्न होकर क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेगा, राइट। तो सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे ये इस पर वर्क कर लेता है। लास्टली कहाँ गया वो क्वेश्चन जैसा सा रहेगा वैसे हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। हो सकता है कुछ वर्क करेगा, कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, समथिंग लाइक दैट, बट डिक्रीज कितना अमाउंट से कर जाएगा, के टाइम से घट जाएगा, राइट। यहाँ तक आइए। अब अगर पॉइंट पी पे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, आप थोड़ा लिखते रहिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, कम डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए यही लिखेंगे ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के, यही तो सिखाया हूँ, राइट। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में के टाइम्स कम हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो आपको बताया गया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहता है उतना टाइम से कम हो जाता है, मतलब दिस बाई दिस। तो कितना हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई, इतना से मेरा काम चल जाता, बट फिर भी इसका वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, बोले क्या, फोर्स ऑफ, लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा। क्या बोलिएगा, बोली तो मान लेते हैं कि दोनों डायग्राम बना देते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, राइट। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के लिए यही लिखे थे ना कि इसका फील्ड लेंगे, इसका चार्ज लेंगे, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज, और अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या होगा, इसका तो मैंने चार्ज ले लिया और इसका फील्ड लेंगे तो कितना होगा, देखिए तो मैंने सही लिखा है एवरीवन।
अब बताइए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो चार्ज इसका लेंगे माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, और फील्ड किसका लेंगे भाई? यहाँ पे जो फील्ड रहेगा, यहाँ पे जो फील्ड रहेगा इसका, वो कौन सा फील्ड रहेगा? यही वाला फील्ड रहेगा। बजाय बताए तो थे कि इसके बीच में नैनोमीटर का एटलीस्ट गैप रहता है, ठीक है। आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप इस फील्ड पे, इस प्लेट पे फील्ड निकाल रहे हैं। कहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं? आप जो फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ठीक है सर, ये तो टच करते रहेगा, लेकिन फिर भी गैप रहेगा। क्या यहाँ इस प्लेट पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को काउंट करेंगे? देयर इज ए सर्टेन गैप। रुकिए, मिलीमीटर का भी तो एटलीस्ट गैप रहेगा, तभी तो इसके अंदर ये स्लैब जाएगा, राइट। इसका मतलब इसके अंदर इट इज मैं इसलिए आपको डायग्राम को निकल क्लीन दिखाने का थोड़ा गैप दिया हूँ, बट एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। बट यहाँ पे कोई पूछेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर क्या डिफरेंट रहेगा या वही रहेगा? क्यों रहेगा? तो सर अभी तो वैक्यूम है, राइट। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट पे कोई फर्क पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरीवन, इस केस में एटलीस्ट, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आफ्टर इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक दूसरे के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ रहा है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वजह यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि इस केस को अगर फर्स्ट मानते हैं, इस केस को सेकंड मानते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट। तो अब आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए कि अगर चार्ज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर चार्ज कांस्टेंट है तो किस पे फर्क पड़ रहा है बिफोर एंड आफ्टर में? कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम से घट गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम से घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के टाइम से घट गया, राइट। उसके बाद बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी निकालना अगर रहेगा तो निकाल लेंगे। लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। इसका मतलब है कि चार्ज, इट इज़ वेरी यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इंजर्ट करते हैं तो किसका लॉस होगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, इज इट राइट? ओके। अब यहाँ देखिए सेकंड केस, भी कांस्टेंट। भी कांस्टेंट का मतलब सबसे पहले समझिए कि कैपेसिटर का प्लेट है, और इसको ऑल द टाइम आप बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं।
और अगर ऑल द टाइम अगर बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे तो बैटरी अपने आप, ये बैटरी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलवेज अपने ईएमएफ के बराबर बना कर रखेगा, राइट? बिकॉज VA इक्वल टू VM रहेगा ऑल द टाइम, एग्री? उसमें नैनो सेकेंड का गैप हो सकता है बट फिर भी ऑल द टाइम क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। और VB इक्वल टू VM, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि VA माइनस VB इक्वल टू VM माइनस VN ऑलवेज रहेगा? मतलब क्या हम लोग का बीच यहाँ पे कैपेसिटर, इस केस में अगर बैटरी को से ऑलवेज कैपेसिटर के प्लेट को कनेक्ट करके रखते हैं तो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, राइट? यस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज आया है Q0 और इसका कैपेसिटेंस है C0। ये भी HC वर्मा का एक्चुअली एक प्रॉब्लम ही है, उसी को मैं थ्योरी बना के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आंसर दीजिए, कैपेसिटेंस कितना, इसी को पहले डील कर लेते हैं। तो सर कैपेसिटेंस तो C0 ही रहेगा ना, राइट? सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बैटरी के EMF के बराबर, एग्री? थर्ड, व्हाट अबाउट चार्ज Q0, तो Q0 क्या लिखिएगा, C0 इंटू V0, राइट? मतलब C0 इंटू E, इज इट क्लियर? ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी, तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको यूज कीजिएगा, ज़्यादा फायदे में रहिएगा, ठीक है? ये भी तो एक फार्मूला था, राइट? और व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस, तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये रहेगा, एक फार्मूला क्या था, Q² बाई कितना, क्या ये था क्या? देख लीजिए एवरीवन, क्या मैंने सही लिखा? यस सर मत बोलिए, पहले क्रॉस चेक कीजिए, मैंने, मेरा फार्मूला सही है या गलत है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, चार्ज के रेस्पेक्ट में भी तो था। चार्ज के रेस्पेक्ट में देखो यही था या कुछ और था? क्या बात है भाई, पिछले क्लास में ही पढ़ाए हैं, पिछले के पिछले क्लास में। आप लोग लिखते नहीं है क्या बॉक्स बनाकर, या रिवीजन नहीं करते हैं, याद को नहीं रहता है फार्मूला? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सही है या गलत है। चलिए अब यहाँ पे इतना पढ़े लिखिए, यहाँ पे जगह कम है। अब देखिए बैटरी को अभी भी कनेक्ट करके रखे हैं, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब C कितना होगा, तो C होगा KC0, राइट? और चार्ज कितना होगा एवरीवन? तो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं सर? चार्ज के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, V निकाल लेते हैं। VA माइनस VB कितना, तो सर यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, तो EMF ऑफ द बैटरी के बराबर रहेगा, राइट? और Q इक्वल टू, फार्मूला बोलिए कैपेसिटर में सर, Q इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं, राइट? और C कितना है, KC0, और V कितना था
अब ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे चार्ज, क्या उतना ही चार्ज प्लेट पे रहेगा या चार्ज का अमाउंट बढ़ गया है? यस, चार्ज का अमाउंट बढ़ गया। कितना टाइम से बढ़ गया? तो वही ऑब्जेक्टिव एक्चुअली पूछा हुआ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंजेक्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा, हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई करेगा बैटरी, तो एक्स्ट्रा कितना सप्लाई करेगा, तो क्यों एक्स्ट्रा सप्लाई करेगा, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो गया है, राइट, के सी इंटू वी, और सी कितना हो गया, के सी नॉट इंटू ए, राइट। देन हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई बाय बैटरी विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस सिचुएशन, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है कितना बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, राइट। लिखिए, क्वेश्चन बना लीजिए, हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना था, के सी नॉट ई, राइट, और माइनस सी नॉट ए, तो सी नॉट ई को कॉमन लीजिए, के माइनस 1, समझ गए। किसी को यहाँ पर डाउट कि एक्स्ट्रा चार्ज का अमाउंट क्यों बढ़ गया है, या समझ में आ गया? जब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना भाई, अभी भी अगर कैपेसिटेंस, यहाँ देखिएगा, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, राइट। तो Q इक्वल टू क्या कितना लिखेंगे, C इंटू V, तो V तो वही रहा पहले वाला, बट C तो बढ़ गया, तो C बढ़ गया तो उसको मेंटेन करने के लिए चार्ज को बढ़ना पड़ेगा, इज इट राइट। देखिए C क्या है भाई, यहाँ देखिए, C इक्वल टू Q बाई V, तो अगर C बढ़ गया है तो इसको बढ़ने के, और बोल रहे हैं V कांस्टेंट है, आपने C बढ़ा दिया, बोल रहे हैं V कांस्टेंट है, तो Q को बढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज फिर एक्स्ट्रा, और सप्लाई कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर कौन है, बैटरी तो ट्रांसपोर्टर है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो सर हाफ CE स्क्वायर, राइट। यहाँ देखना है कौन सा फार्मूला लगाना है, हाफ CB स्क्वायर। मैं इस केस में इस फार्मूला को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, जब बताया था कि जब V कांस्टेंट, यस, तो हाफ 80 के बदले के सी नॉट, अब V के बदले E स्क्वायर, इज इट राइट। के को कॉमन ले लीजिए, हाफ सी नॉट E स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखना है कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी प्रीवियस केस के रेस्पेक्ट में के टाइम से बढ़ गया है, करेक्ट एवरीवन। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो जाएगा, तो फाइनल कितना है, ओके एवरीवन, यहाँ देखना है हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, एक मिनट, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी,
अब मैं आपके जगह पर रहता तो मेरे दिमाग में खटाक से क्लिक करता, ओके सर ने पढ़ाया था कि जितना बैटरी वर्क करता है उसका आधा ही स्टोर होता है, करेक्ट। बैटरी जितना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बैटरी जितना वर्क करता था उसका हाफ ही कैपेसिटर में स्टोर होता है। ये पढ़ाए हैं आपको एवरीवन। तो एक्स्ट्रा कितना स्टोर हुआ, इतना। इसका तो इसका जस्ट डबल बैटरी काम किया होगा। इसमें एक्स्ट्रा इतना स्टोर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बैटरी क्या इतना ही काम करेगा या इसका जस्ट डबल वर्क करेगा? तो जस्ट इसका जस्ट एक मिनट इसका जस्ट डबल वर्क करेगा तो सर डबल करेगा तो आधा कहाँ जाएगा? आधा हीट। यस। अब फिर भी किसी को यकीन नहीं है तो एक्स्ट्रा, एक मिनट इसको लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक्स्ट्रा क्यों वर्क होगा सर? तो बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। तो एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी के लिए क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी इनटू दिस, है ना। एंड हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी? डेल्टा की कितना था, एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई की है? कैसे काम चलेगा आप लोग का? यही तो था, इंक्रीज ऑफ चार्ज, राइट। अभी तो जस्ट लिखवाए थे ना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। दिस वन बोर्ड पे ही तो है, इनटू दिस, तो क्या हो जाएगा? k - 1 e स्क्वायर। तो बैटरी इतना वर्क किया है, उसका हाफ ही स्टोर हुआ है, होना भी चाहिए था, लॉजिकल था। तो एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी दिस वन, उसका हाफ कहाँ पे चला गया? स्टोर हुआ, एक्स्ट्रा स्टोर हुआ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, और बाकी हाफ कहाँ चला गया है? हाफ एपियर हो गया है एज ए हीट, राइट। इसको हटाए, ये भी अब लिख लिए हैं तो इसको भी लिख लीजिए, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय। अब ये सब फार्मूला बनाने वाला बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है, राइट। अब नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां देखिए, इसको हटाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और आपको बताना है कि इसको P1 नाम देते हैं और इसको P2 नाम देते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
मैं सब लोग का आंसर सुन रहा हूँ। और बिकॉज आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए टाइम भी देना चाहता हूँ, थोड़ा एनालाइज कीजिए। नहीं ताकि एग्जामिनर ऐसे एनालाइज कर रहा होगा और आप लोग को यहाँ पे ही फंसा देगा। और कोई आप में से बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं? क्या ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी। शायद सी पे किसी को ध्यान नहीं गया होगा, राइट? यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट? जो भी रहेगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, एग्री ना? जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। वी ए माइनस, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 है और यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके एवरीवन? तो क्या भी, और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, बट यहाँ का मानते हैं कांस्टेंट वैल्यू कुछ और वैल्यू है और एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ और वैल्यू है, एग्री? तो क्या डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी इक्वल टू E1 इंटू डी लिख सकते हैं? बोलते रहिएगा भाई। और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू E2 इंटू डी लिख सकते हैं? बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। यस, बट वी ए माइनस वी बी डिफरेंट है या सेम है अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन? तो क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर दे? और डी कैंसिल, तो क्या प्रूफ हो गया? E1 इक्वल टू, अब इसमें आप समस्या क्या है मैं बता रहा हूँ। आप लोग को क्या लगा होगा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आपने ही सिखाया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से कम हो जाता है, राइट? तो मैं अभी भी उस बात पे ही हूँ, मैं उस बात से 1% भी इधर से उधर नहीं हुए हैं। मैंने क्या सिखाया है, मतलब ये तो हो गया ना, अब इसमें तो कोई क्वेश्चन का बात ही नहीं है, प्रूफ हो गया कि अब इसी को मैं क्यों ऐसा हो गया। तो अब आपके माइंड में जो चल रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने क्या सिखाया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में के टाइम से कम हो गया, ये राइट? अब बोलते ही नहीं है। यहाँ तक लिखिए, लिखिए तो सबसे पहले यहाँ तक। इसको हटाए, ठीक है। अब इसी को एक ऑब्जेक्टिव बना देते हैं जो डील कर रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है? ध्यान से देखते रहना है। और आप लोग इस बात से मत घबराइएगा सर, एक होता ना बढ़िया वाला माहौल कि पैरेलल और सीरीज वाला सर प्रॉब्लम तो कितना अच्छा लगता रहता, वो सब लेंगे आराम से। एक बार बढ़िया बढ़िया बात पहले सीख लेते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में नाउ E01 मैं नाम दे रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको मैं बोल रहा हूँ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ जो प्लेट क्रिएट करता है, राइट? तो यहाँ पे E01 के लिए कितना लिखिएगा? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट? दोनों मिलाकर, एग्री? और वो कितना? Q0 बाई
ए, तो क्या ए कर दें? करेक्ट है ना? और नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या यहाँ का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया है, एग्री? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्यों चेंज हो गया? चार्ज चेंज हो गया, राइट? क्या अभी कैपेसिटर के प्लेट पे वही पहले वाला चार्ज है या चार्ज बढ़ गया है? तो मेरा यस इस वजह से, राइट? तो क्या आप इसके बदले ए लिख सकते हैं? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और Q का वैल्यू कितना? यहां देखिए क्यों ऐसा हुआ है। इसको E01 बोल रहे थे। E01 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड या प्रोड्यूस ड्यू टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे E02 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और Q का वैल्यू कितना? पहले के रेस्पेक्ट में K टाइम से बढ़ गया था ना? चार्ज पहले वाला ही चार्ज था या K टाइम से बढ़ गया था चार्ज? यस। तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दिस इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्टिव, राइट? कि अगर हम लोग को कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो कैपेसिटर का प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो प्रोड्यूस कर रहा था, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड K टाइम से ज़्यादा हो गया। इज इट राइट? कंपेयर करके देख लीजिए, हाँ या ना? अब यहाँ देखिए, नाउ इस पॉइंट पे हम लोग अपने मेन थीम पे रहते हैं। अगर पॉइंट P पे, इस केस के लिए स्टूडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर हम लोग पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बोलना पड़ेगा ना सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को K से डिवाइड कर दीजिए। बट कौन सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? जो अब ये अभी के टाइम पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरा एक्सटर्नल, अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए पहले वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे या नया वाला? इस सिचुएशन का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो हुआ क्या था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को K टाइम से ज़्यादा कर दिए, अब बाद में K से डिवाइड कर दिए, राइट? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? K Q0 बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई K, इज इट राइट? दिस इज द रीजन, यहाँ देखिएगा, दिस इज द रीजन कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? मतलब दो कैपेसिटर के बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आफ्टर इन्वेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। वजह वो तो पहले ही प्रूफ कर दिए थे, वजह ए है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? देखिए ये चीज समझ में आ गया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना से डिवाइड करेंगे? K से। और इसका वैल्यू पुट करके देखिए, तो K से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू पुट अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? K Q0 बाई A। तो पॉइंट P पे, इन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब यहाँ स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ही नहीं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो मेरा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही नहीं है डाला हुआ तो यहाँ पे फील्ड बोले, प्लेट का फील्ड बोले या पॉइंट P पे फील्ड बोले, अलग बात या सेम बात?
तो पॉइंट यस, तो इसी को क्या पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, और आफ्टर इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब देखिए क्या डिफरेंट रहा या वही रह गया, वही रह गया है। अरे होना भी चाहिए था, क्यों, VA माइनस VB दोनों केस में डिफरेंट, सॉरी सेम ही था, इसलिए अगर हम लोग डिफरेंट माने भी थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे जो E1 इक्वल टू E2 हम लोग प्रूफ कर दिए थे, वो क्या था, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो कैपेसिटर के बीच में पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात कर रहा था। इज इट राइट। तो ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, विथ और विदाउट में क्या डिफरेंस रहा, विथ और विदाउट में पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रहा, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, विथ और विदाउट में डिफरेंस क्या रहा कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट वो डिफरेंट हो गया। इज इट राइट। चलिए, और लास्टली कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रेजेंस और ऑब्सेंस पे अगर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज का सप्लाई मतलब पूछा जाएगा, तो उसमें दो ही केस हो सकता है ना, एक तो चार्ज कांस्टेंट हो सकता है और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब कांस्टेंट रहेगा, जब बैटरी से ऑल द टाइम कनेक्ट करके रखेंगे, और चार्ज कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक बार चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर देंगे, राइट। ठीक है ना एवरीवन। अब देखिए, अब इसी को अब होगा क्या कि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे लोग माहौल बनाते रहेंगे। यहाँ देखिए, ये है C1, ये है C2, और C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है और C2 का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है। आई है 10 वोल्ट। एग्री। इफ डाइलेक्ट्रिक material inserted, if dielectric material inserted between the capacitor C2 whose dielectric constant equal to 5, whose dielectric constant equal to 5, then how much extra charge supply by battery, then how much extra charge supply by battery। मतलब डायग्राम ऐसा हो गया, राइट। करेक्ट ना। अब मैंने सिर्फ यहाँ बोला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। अब उसी में क्वेश्चन रहेगा हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी, राइट। क्या आंसर होगा। तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं।
इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? तो इनिशियल चार्ज की दोनों मिलाकर कितना रहा होगा? एवरीवन ध्यान से देखिएगा, तो क्या 10 × 10 कर सकते हैं? सॉरी 10 × 6, तो 10 × 6 हाउ मच? 60 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अभी भी ये पैरेलल में है राइट, बट यहाँ पे C1 + C2 रहेगा या C2 डैश हो जाएगा? तो कितना? 2 + इसका कितना वैल्यू था? 5, तो अभी 20 हो गया ना। 2 + 20 हाउ मच? 22। तो इस पे टोटल चार्ज कितना रहेगा? 22 × 10, 220 माइक्रोकूलम। इज इट राइट? देन हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई? एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई, एक्स्ट्रा चार्ज तो बैटरी को ही तो सप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा ये आपका लुकआउट नहीं है, तो मुझे पता है कि यहाँ से लेकर देगा राइट, बट जाएगा तो इसी के थ्रू। इसी में इसी में वर्कआउट में ऐसे दिया रहेगा, हाउ मच एक्स्ट्रा सप्लाई चार्ज गोइंग थ्रू ए टू बी, ए से बी, इस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज आएगा? तो जो भी चार्ज आएगा इसी सेक्शन के थ्रू जाएगा, बैटरी को ही चार्ज को सप्लाई करना पड़ेगा राइट। कितना होगा? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है? 220 और माइनस इनिशियल चार्ज कितना? 60। कितना हो जाएगा? 160। कितना आंसर था? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलिए, अब इसी में रहेगा हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, तो निकल जाएगा। अब इसमें बहुत सारा बात रहेगा, सिर्फ यही नहीं रहेगा, ये भी तो हो सकता है कि अभी इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा, इस पे कितना चार्ज रहेगा। भाई ये भी तो रह सकता है ना कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा फाइनली और इस पे कितना रहेगा। तो उस टाइम पे क्या करेंगे सर? करना क्या है, आप ही सिखाए हैं कि यहाँ किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस, या यहाँ से यहाँ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो इसमें मान लेंगे Q1 और इस पर क्या मान लेंगे? Q2। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 बाई C2 डैश इक्वल टू 10। देखिए मैंने सही लिखा, Q2 बाई C2 डैश इक्वल 10 तो लिख सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू व्हाट? बोलते ही नहीं है, क्या समस्या है भाई? तुम तो बोल सकते हो एटलीस्ट। क्या 10? तो C2 डैश का वैल्यू कितना है? 20, करेक्ट। अब माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, इस पे चार्ज कितना था विदाउट दिस वन? क्या बोल सकते हैं इसके थ्रू भी तो जा सकते हैं, इसको ये मानते हैं इसको भी मानते हैं, तो क्या हम लोग इस पे Q1 और इस पे Q1 डैश मान लेते हैं Q2 डैश, ये मेरा Q2 डैश है, ओके एग्री। और इस पे Q1 इस पे Q2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट VA माइनस VB इक्वल टू Q1 बाई C1 भी तो लिख सकते हैं। देन Q1 इक्वल टू कितना? VA माइनस VB इंटू C1। VA माइनस VB कितना? 10 ना, और C1 कितना? 20 माइक्रोकूलम, इज इट राइट। अब इस A से B तक क्या करेंगे? फिर यहां से भी तो लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू Q1 डैश बाई C1। तो Q1 डैश इक्वल टू कितना सर? VA माइनस VB इंटू C1 कितना सर? 20 माइक्रोकूलम ही रहेगा। मतलब जितना पहले चार्ज था इस पे उतना ही अभी भी रहेगा, चेंज नहीं होगा राइट।
एक्चुअली में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके कैपेसिटेंस को हम लोग चेंज किए, इसका कैपेसिटेंस चेंज हुआ था क्या? तो भाई किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखे हुए हैं और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, तो उस पर चार्ज क्या वेरी करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि आप बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, और फिर बोल रहे हैं कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, राइट? इसका मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट अबाउट चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर? लॉजिकल बात है, कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हुआ वो किस कैपेसिटर पे गया होगा? इस पे सिर्फ गया होगा, राइट? क्योंकि इस पे जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी को सप्लाई करना पड़ा वो किस कैपेसिटर पे है? जिसका आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया, राइट? ठीक है ना? चलिए अब हेडिंग बनाइएगा। मतलब इस टाइप का सिचुएशन, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लिया था, बहुत सिंपल सा एग्जांपल इन्फ्लुएंस एचसीबी के प्रॉब्लम से, ठीक है? टेन इंटू 6 होगा ना भाई, ये टोटल चार्ज था, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस एंड दिस, ठीक है? ये टोटल चार्ज लिखे थे, क्यू टोटल, ओके? हेडिंग बनाइए। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका, राइट? तो स्टूडेंट के इक्वल टू क्या लिखते हैं? सी बाई सी नॉट, इज इट राइट? क्या वैसा ही बात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? के इक्विवेलेंट इक्वल टू सी इक्विवेलेंट बाई सी नॉट इक्विवेलेंट, एग्री? इसी फार्मूला से इन्फ्लुएंस होकर जैसे हम लोग के इक्वल टू सी बाई सी नॉट, वैसे ही के इक्वलेंट इक्वल टू सी इक्वलेंट बाई सी नॉट इक्वलेंट, करेक्ट ना? डायग्राम बना लीजिए।
देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर कितना टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इंजर्ट किया हूँ। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दो टाइप का, राइट, जिसमें एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पूरे कैपेसिटर का लेंथ कितना है, L, बट जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुज वैल्यू इज K1 वहाँ उसका लेंथ कितना है, L1, और K2 जहाँ तक जगह लिए हुए हैं उसका लेंथ कितना है, L2। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले चीज़ के एक यूनिटरी मेथड, मान लेते हैं टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेट का एरिया अगर A है तो यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया रहा होगा निकाल पाएंगे? इस मेथड से तो निकाल सकते हैं ना। अगर टोटल लेंथ L है तो एरिया A है, तो लेंथ 1 है तो एरिया इतना रहा होगा, राइट। एक ये भी मेथड लगा सकते हैं। तो लेंथ अगर L1 रहेगा तो एरिया A/L इंटू L1, करेक्ट है एवरीवन? इसका मतलब यहाँ तक का एरिया हम लोग बता पाएंगे इस मेथड से। इस एरिया का नाम देते हैं A1, और A1 कितना है सर? A1 है आपका A/L इंटू L1, राइट। सिमिलरली इस एरिया को हम लोग क्या नाम देंगे? A2, राइट। और A2 के लिए क्या बोल सकते हैं? A/L इंटू L2। आ जाइए यहाँ तक। और इसमें सबसे फंडामेंटल बात क्या है, यहाँ देखिए, अभी भी क्वेश्चन वहाँ पे ही है। आपका इनिशियल कैपेसिटेंस जब K1 K2 नहीं था तो इनिशियल कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट का क्या रहा होगा? इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आया है जेईई मेन में। तो सर इनिशियल कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन A/D रहा होगा, राइट। इसका मतलब इट इज, यहाँ ध्यान सुनना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनिशियल कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच वैल्यू इज K1 एंड K2, कैस K1 K2 सीरीज में है या पैरेलल में है वो बात का विषय है, बट C0 इक्वल टू एप्सिलॉन A/D लिख सकते हैं, करेक्ट। ओके, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर C का वैल्यू निकाल लिए इन द प्रेजेंस ऑफ K1 एंड K2, K1 K2 को रहते हुए अगर C का वैल्यू निकाल लिए तो क्या इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा C0, राइट, हाँ या ना। बट यहाँ पे K का वैल्यू K1 और K2 नहीं रहेगा। यहाँ जो K का वैल्यू लिखेंगे वो K1 लिखेंगे, K2 लिखेंगे, या K इक्विवेलेंट मानेंगे। K इक्विवेलेंट का मतलब यही ना कि K1 K2 के बदले एक ऐसा स्लैब लें जो K1 K2 के बदले अकेले काम करे, राइट। इसका यूज कर लेंगे और C0 पता रहेगा, C पता रहेगा, तो क्या यहाँ से K इक्विवेलेंट निकल जाएगा? तो C0 तो पता ही है, तो अब पता क्या करना है? बस सर C निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। C अगर निकल गया तो काम बन गया। किसी को प्रॉब्लम? तो बस आप C निकालने से, इस आंसर से K इक्विवेलेंट निकालने से एक स्टेप दूर है, C/C0 करना है। C निकल गया, काम बन जाएगा। यहाँ तक आइए। और कैपेसिटेंस निकालने का सबसे फंडामेंटल तरीका क्या पढ़ाया था? बताए थे ना, जब सारा चीज़ साथ छोड़ दें तो फिर कौन साथ देगा? यस, तो उसके लिए करना क्या है? यहाँ पे Q और इस प्लेट पे Q, राइट, इस प्लेट पे -Q।
और यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट का केस हो गया, राइट। क्यू और माइनस क्यू देकर छोड़ दिए हैं, एग्री ना। तो कौन सा केस डील कर रहे हैं, चार्ज वेरिएबल का या चार्ज कांस्टेंट का? चार्ज कांस्टेंट का, इज इट राइट? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? और डिफरेंट होगा तो क्यों डिफरेंट होगा, सेम होगा तो क्यों सेम होगा? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? तो एरिया डिफरेंट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यहाँ पे है? नहीं, कुछ सोचिए, और नहीं भी सोचने से काम चलेगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको माइनस करके चल रहा हूँ। चलिए, V1 माइनस V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू डी, हाँ है ना, एंड V2 माइनस V4 इक्वल लिख सकते हैं E2 इंटू डी, और V1 इक्वल टू V2 बोल सकते हैं। कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल, जब चार्ज कांस्टेंट हो इलेक्ट्रोस्टेट में कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, इज इट राइट? तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का डिफरेंट पोटेंशियल रहेगा या सेम पोटेंशियल रहेगा? इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन कंडक्टर से वन ऑफ द कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जा रहे हैं तो कंडक्टर सारे इक्विपोटेंशियल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाइए या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट मिलेगा या सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इज इट राइट? तो V1 माइनस V3 इक्वल टू V2 माइनस V4 इक्वल टू E1 D इक्वल टू E2 D, इज इट राइट? D और D कैंसिल, मतलब E1 इक्वल टू व्हाट, E2, एग्री ना? अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, मतलब E1 इक्वल टू E2 हो गया। चलिए स्टूडेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0, यही था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, यहां देखना है सबको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस पॉइंट को अगर हम लोग P1 बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर P2 बोलते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होना चाहिए था, E0 बाई के, इज इट राइट? K1, और E0 बाई K1 तो हाँ या ना, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट था। और ये क्या होना चाहिए था, E0 बाई K2, इज इट राइट? एग्री? अब बताइए, अगर K1 नॉट इक्वल टू K2 मैंने मेंशन कर दिया तो क्या EP1 और EP2 सेम होना चाहिए था? इफ K1 नॉट इक्वल टू K2
इसका मतलब EP1 शुड नॉट इक्वल टू EP2। आप लोग मेरे बात को समझे, मैंने क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके पास हो गया धर्म संकट कि इस चीज़ को लेके चले तो इक्वल नहीं होना चाहिए, और उस चीज़ को लेके चलें तो इक्वल होना चाहिए, राइट? समझ रहे हैं? तो क्या कीजिएगा, ये प्योर एक्टिंग हो रहा है, मैं जान रहा हूँ कि क्या क्या करना है, मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ए तो कभी रॉन्ग होगा नहीं, करेक्ट अभी भी यही है, राइट? करेक्ट यही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि दोनों में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेम लिया, राइट? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 1 और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 2 के लिए, दोनों के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ले रहे हैं। कितना? दिस वन। तो अभी तक होना भी यही चाहिए था, क्योंकि यही तो लेते हैं सर, राइट? कैपेसिटर का प्लेट का। बट इट इज, और ये भी करेक्ट है। आप हम लोग इस फार्मूला को रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल में करेक्ट फार्मूला है। बट होता ये है कि यहाँ पे जो ई नॉट है वो यहाँ का ई नॉट, यहाँ से यहाँ तक का एक प्लेट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से यहाँ तक का प्लेट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होना पड़ता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मूला को भी वैलिड बनाना है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, तो यहाँ इसके सामने भी तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यही लेंगे, राइट? इसके सामने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यही सेम लेना पड़ेगा और इसके सामने भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लेना पड़ेगा, राइट? और अगर दोनों के सामने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो ऑब्वियसली दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होना पड़ेगा, राइट? तो फिर इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जबकि ये तो होना ही पड़ेगा, ये E1 इक्वल टू E2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो एक्चुअली मेन मैकेनिज्म इसमें यह है कि जब हम लोग दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे वैसा दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, बट हायर पोटेंशियल आर एट द कॉमन पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल शुड ऑल्सो एट द कॉमन पोटेंशियल, तो उस टाइप के हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अरेंजमेंट को बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट? चाहे वो रेसिस्टेंस का हो, कैपेसिटर का हो, या इवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अरेंज करने का तरीका हो। यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है या सेम है? सेम है, राइट? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हायर पोटेंशियल और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हायर पोटेंशियल आर एट कॉमन पोटेंशियल, और इसका एट लोअर पोटेंशियल और इसका लोअर पोटेंशियल ऑल्सो एट कॉमन पोटेंशियल, राइट? तो क्या ये दोनों मटेरियल स्लैब पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो किस अरेंजमेंट का दिखाया? यहाँ पे बोथ डाइलेक्ट्रिक, एकदम याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है मैंने दो स्लैब लिया है और दोनों पैरेलल अरेंज्ड है। कोई पूछा क्यों पैरेलल, तो क्या बोलना है? पैरेलल होने का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम होना चाहिए और हायर पोटेंशियल दोनों का शुड बी एट कॉमन पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल दोनों का शुड बी एट कॉमन पोटेंशियल। इज इट राइट? ठीक है ना एवरीवन? इसका मतलब जो सिचुएशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कौन सा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा था। और यहाँ पे ये फार्मूला भी वैलिड फार्मूला है, इसको तो इग्नोर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला वैलिड है तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रखेंगे तब तो ये E1 नॉट इक्वल टू E2 हो जाएगा, जबकि E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो हुआ क्या होगा? हुआ ये है
कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यहाँ का इसके सामने का चार्ज डेंसिटी कैपेसिटर के प्लेट पे और इसके सामने का चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाता है, और इस तरीके से चेंज होता है कि इसका जो चार्ज डेंसिटी बनेगा इसके वजह से यहाँ तक का जो चार्ज डेंसिटी रहेगा उसको K1 से डिवाइड करेंगे और इसका उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो चार्ज डेंसिटी बनेगा उसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब K1 से डिवाइड करेंगे और इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब K2 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से चार्ज डेंसिटी अरेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेंटेन करेगा, दैट्स वाई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, समझे। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट ही रखेंगे तो क्या इक्वल हो पाएगा कभी भी? तो नहीं लगता कि फिर ए फार्मूला और ए और ए कॉन्ट्राडिक्ट होता रहेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेगा, जबकि दोनों को सेटिस्फाई करना है। एक कब पॉसिबल है? एक तब पॉसिबल है जब यहाँ से यहाँ तक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से यहाँ तक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बट डिफरेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब चार्ज का डेंसिटी डिफरेंट दिखाएगा, राइट। तो सर चार्ज तो अभी भी सेम ही रहेगा, चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक Q1, यहाँ से यहाँ तक Q2, और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू व्हाट? Q। समझे एवरीवन? यस, लिखिए। हाँ, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, याद है इसे इन सब दिन के लिए तो पढ़ाए थे आपको। एक कंडक्टर है, राइट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और बताया था ना शेप अगर आर्बिट्ररी है तब चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट रहेगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। बट किस अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो? 0। तो ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या था? इक्वी पोटेंशियल, राइट। तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होने से क्या कंडक्टर का पोटेंशियलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? चार्ज डेंसिटी डिफरेंट रहेगा, और अगर चार्ज रेस्ट में अभी भी चार्ज रेस्ट में है तो फिर आप बोल सकते हैं कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल, राइट। करेक्ट है? तो अब समझ में आ गया। इसका मतलब हम लोग रॉन्ग कहाँ पे हो रहे थे? हम लोग रॉन्ग हो रहे थे कि हम लोग सिग्मा नॉट यहाँ से यहाँ तक लेकर काम कर रहे थे, जी, राइट। इसलिए रॉन्ग हो रहे थे। बट अब क्या यहाँ से सिखा, मैं लिखवा दूंगा, कंक्लूजन लिखवाऊंगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिग्मा नॉट नहीं लेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर मेरा मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा और अगर वो पैरेलल में है तो उस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सामने चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा, राइट। लिख दो एक लाइन। If dielectric material are arranged in parallel, then charge density on capacitor plate are not uniform. Then charge density on capacitor plate are not uniform. तो चार्ज डेंसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे? सिग्मा 1। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, और यहाँ के चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे? सिग्मा 2। मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं है, बट जहाँ तक सेम टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम टाइप है, यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ तक यूनिफॉर्म रहेगा।
फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म रहेगा, बट यहाँ का चार्ज डेंसिटी और यहाँ का चार्ज डेंसिटी डिफरेंट रहेगा। ओके ना एवरीवन? और यहाँ का एरिया कितना था, बातों को समझिएगा, A1, और यहाँ का एरिया कितना है, A2। तो अब यहाँ से यहाँ टोटल क्या, इस चार्ज डेंसिटी चेंज हुआ है, टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ, राइट? तो क्या हम लोग Q इक्वल टू अभी भी ये बोल सकते हैं A1 सिग्मा 1 प्लस A2 सिग्मा 2, कोई प्रॉब्लम? बोला कीजिए भाई। यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ से यहाँ तक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो Q इक्वल टू क्या है, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू A1 सिग्मा 1 प्लस A2 सिग्मा 2। ओके, क्यों? तो सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक माइनस सिग्मा 1 रहेगा, राइट? यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस सिग्मा 2 रहेगा, करेक्ट ना? तो अब बताइए, इस बात के तो आप एग्री हैं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉइंट को P1 बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट P2, तो EP1 इक्वल टू EP2 तो होना ही पड़ेगा, राइट? एग्री ना? बट अब EP1 के लिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट डेवलप करेगा इस पॉइंट P1 पे, ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर यहाँ पे कितना क्रिएट करेगा, बोलिए भाई? इस पॉइंट P1 पे प्लेट, एक कैपेसिटर का प्लेट कितना क्रिएट करेगा, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, तो K1 से क्या डिवाइड कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इस पॉइंट P2 पे प्लेट कितना क्रिएट करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, यस, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कितना बढ़िया रिलेशन मिल गया, सिग्मा 1 बाई K1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 2 बाई K2, राइट? इम्प्लाई सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू K1 बाई K2। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू व्हाट, K1 बाई K2। यहाँ से क्या सीखे, कुछ सीखे? मैंने तो ये सीखा है सर, इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन व्हाट, सिग्मा, यस। इसका मतलब ऐसा लग रहा है, मानो यहाँ देखिए, जब ये पैरेलल में अरेंज रहेगा तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा वो अपने सामने के सरफेस पे, कैपेसिटर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट करेगा, राइट? मतलब होता है ना कि मतलब बिल्कुल पहले से एकदम रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल खिला पिला कर बाद में काम ले लेना है, राइट? मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कर देना है, एग्री? चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कर दिया, फिर उसको डिवाइड भी करना है, मेंटेन उतना ही करना है। लेकिन लास्टली सीख तो ये यहाँ से, मुझे, मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं ऐसे लिख लेता कि ऐसा लग रहा है मानो मैग्नेट जैसा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उसके सामने के सरफेस पर कैपेसिटर पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? इसका मतलब है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये सिग्मा कहाँ का है, चार्ज डेंसिटी ऑन कैपेसिटर प्लेट, डायरेक्टली टू के क्या है, उसके सामने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। बट एक किसके लिए वैलिड रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल किसका, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपस में पैरेलल रहेगा उसके लिए मैंने बोला है, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ये बात नहीं आ गया, अगर K1 इक्वल टू K2 रहता देन, बोलिए भाई, K1 इक्वल टू K2 होता था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। ये बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, K1 इक्वल टू K2 तो सिग्मा 1 इक्वल टू, ओके। इसका मतलब हुआ कि सर K1 K2 सेम ही रहता तो वाली सेम टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ से यहाँ तक, राइट? तब चार्ज डेंसिटी भी सेम ही रहता, तो क्या चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ता बिफोर एंड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट?
ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए, करेक्ट ना? बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात डील कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, K1 का टर्न K2 का टर्न K3 अगर रहेगा तब यहाँ का सिग्मा वन बोल दीजिएगा सिग्मा टू। जिससे आज का क्लास के बाद तो आपके लिए बहुत आसान बात हो गया। बट अगर एक चीज़ डील नहीं करते रुक कर, सिर्फ फार्मूला के इक्विवेलेंट यहाँ देखना है। मुझे भी तो शॉर्टकट चलने आता है, फार्मूला के इक्विवेलेंट का निकाल कर देख के चल दिए। कैसे होता है? तो हम एक फार्मूला कंक्लूड कर दे, कुछ बुक में देखिएगा, ये मटेरियल में एक फार्मूला लिख दिया, राइट? बच्चा बेचारा घूम रहा है, फार्मूला आया कहाँ से? इसलिए होता है ना कि जिसे बोलते हैं कि अच्छा टाइम लग रहा है, कैपेसिटर कहीं क्यों है? टाइम लगना भी चाहिए अगर डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पता है ना कि कितना तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। K1 का टर्न K2 का टर्न K3 रहेगा और इसमें भी Q, इसमें भी माइनस Q। अगर ये बात नहीं डील करते तो आपको तो लगता है कि यहाँ से यहाँ तक सिग्मा सेम ही रहेगा। अब बता सकते हैं क्या रिलेशन रहेगा? समझ गए? हो गया? इसको हटाए। क्या किधर है? कैपिटल ए यहाँ से यहाँ तक का है एरिया, टोटल एरिया। तो A1 + A2 = तो ये हो जाएगा ना। चलिए, ये रिलेशन समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअली में हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे, क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। तो एक्चुअल में पैरेलल में होता क्या है कि कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाता है, राइट? इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सामने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रहेगा, राइट? बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, करेक्ट? कौन सा डिफरेंट रहेगा, कौन सा सेम रहेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, करेक्ट है एवरीवन? चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। सर हम लोग को निकालना तो सी हम लोग काम इस मिशन पे चले थे बट कहीं और डिविएट कर गए थे, राइट? डिविएट नहीं किए थे, मिशन वही था। C = क्या होगा एवरीवन? VA - VB। यस, VA - VB। और VA - VB के लिए क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें? यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट या यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर दोनों में से कहीं का लीजिए, बात तो एक ही है ना। EP1 × D लिखें या EP2 × D, एक ही बात है। ये वैल्यू कितना? σ1 by K1 ε0, is it right? तो C = Q का वैल्यू A1 σ1 + A2 σ2। क्या लिख सकते हैं? σ1 by K1 ε0 D। एग्री? हो गया? अरे तो पता है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड डेंसिटी, ऑल दिस। तो σ1 by σ2 = अभी एक रिलेशन डेवलप किए थे, राइट? K1 by K2। तो क्या यहाँ से σ2 या σ1 के लिए लिख सकते हैं K1 by K2
इंटू सिग्मा टू, सिग्मा 1 के लिए पुट कर दीजिए फर्स्ट। इस डायग्राम को हटाएं। कितना हो गया? A1 K1 बाई K2 सिग्मा 2, ठीक है ना, अब प्लस A2 सिग्मा 2 और डिवाइड बाई सिग्मा 1 के बदले वैल्यू पुट करना है। कितना वैल्यू पुट करें? K1 बाई K2 सिग्मा 2, मैंने सिग्मा 1 के बदले वैल्यू पुट किया, डी वाई K1 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा 2 कैंसिल? क्या हो जाएगा? A1 K1 A2 K2, यहाँ पे K2 एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई K1 से K1 कैंसिल ना, K1 से K1 कैंसिल, K2 भी तो कैंसिल इससे, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, करेक्ट? एग्री एवरीवन? और क्या इसके बदले हम लोग ए लिख सकते थे, K इक्वलेंट सी नॉट, याद है ना? C इक्वल टू क्या था? K इक्वलेंट सी नॉट, इज इट राइट? तो इक्वेशन जो मेरा फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल कर दीजिए, क्या मिलेगा? तो K इक्वलेंट सी नॉट इक्वल टू A1 K1 प्लस A2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और K इक्वलेंट सी नॉट का मतलब क्या ये लिख सकते हैं? अब देखिए, अगर मुझे आपका टाइम बचाना रहता, डायरेक्टली ए में मुझे फार्मूला याद था, ठीक है, ए लिखकर आगे बढ़ जाता। सर कितना आसान रहता नहीं? K इक्वलेंट इक्वल टू A1 K1 प्लस A2 K2 डिवाइड बाई ए, इज इट राइट? बट ये किसके लिए है? सीरीज के लिए या पैरेलल के लिए? क्या इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते? इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज दो ही रहेगा? तो इस फार्मूला को जनरलाइज करते हैं, ए आई के आई, ये क्या है? ये क्या है? टोटल एरिया, राइट? यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? लास्ट 5 मिनट, ओके? ठीक है ना? इसको हटाए। A1 को इन टर्म्स ऑफ ए और लेंथ कैसे लिख सकते हैं? L1 बाई एल इंटू ए, A1 के बदले यूनिटरी मेथड से
इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट A1 के बदले तो K इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो गया, K1 L1 प्लस K2 L2। L1 L2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसके सामने का लेंथ, राइट। एरिया के टर्म में भी कर सकते हैं, इसके टर्म में भी कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, राइट। सम ऑफ KI LI और डिवाइड बाई L, I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, समझे। तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला डिराइव नहीं किए, इस फार्मूला के साथ साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट डील करते हुए आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा कि सीरीज का, अभी पैरेलल का डिराइव किए, फिर सीरीज का डिराइव करके दिखाऊंगा, और फिर मैं मिक्स करूँगा, ठीक है, जैसा कि पैटर्न है पूछने का। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, एंड टुडे देयर इज नो एक्स्ट्रा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।